राज। आंचल अपनी जवान पागल बेटी सना के साथ पूना में रहती थी। बहुत सालों पहले ही उसका डिवोर्स हो चुका था और पति निखिल से उसे बहुत सारी प्रॉपर्टी और सना के सारे अधिकार मिल गए थे। निखिल को सना से बहुत प्यार था, लेकिन कोर्ट में वो आंचल के सामने टिक नहीं पाया और सना के सारे अधिकार आंचल को मिल गए और निखिल गुस्सा हो गया। ये बात 20 साल पुरानी है। आज सना 25 साल की है, लेकिन उसकी हरकतें बिल्कुल 5 साल की सना जैसी हैं। सना रात रात भर रोती रहती है या फिर बिना वजह जोर जोर से हंसने लगती है। सना, चुप हो जा बेटा, मैं तेरे पास ही हूँ। अब हंसो मत, रात है अभी, लोग तुम्हें पागल समझेंगे। समझने दो, मैं अभी छोटी हूँ और छोटे बच्चे होते ही पागल। छोटे बच्चे पागलपंती नहीं करेंगे तो क्या बड़े करेंगे। 25 साल की अपनी जवान बेटी की ये हालत देखकर आंचल को रोना आ गया। सना बचपन से ऐसी नहीं थी। बचपन में वो काफी स्मार्ट और टैलेंटेड थी। एक दिन आंचल से मिलने के लिए उसकी यूएस वाली सहेली इशिका आई थी। सना की हालत देखकर वो बोली, बचपन में तो सना ऐसी नहीं थी, फिर अचानक ये सब कैसे हुआ? बहुत लंबी कहानी है इशिका, सुनाओ ना, तुम्हारा दर्द भी हल्का हो जाएगा। सना 5 साल की थी तब। मम्मा, मैं बोर हो गई हूँ, पापा के पास जाना है। नहीं, बोर हो गई हो तो हम कुछ दिन शहर से बाहर फार्म हाउस में रहेंगे, लेकिन पापा के पास नहीं। ये हम फार्म हाउस जाएंगे। सना भागती हुई अपने कमरे में गई और उसने अपने पापा निखिल को कॉल किया। पापा पापा, मम्मी मुझे फार्म हाउस लेकर जा रही है। दूसरे दिन सना को लेकर आंचल कार से फार्म हाउस चली गई। फार्म हाउस में आते ही उसे निखिल का कॉल आया। हेलो, मेरी बेटी ने बताया मुझे तुम फार्म हाउस आई हो, लेकिन याद रखो मैं तुम्हें वहाँ चैन से रहने नहीं दूंगा। क्या करने वाले हो तुम? हेलो हेलो हेलो। आंचल डर गई थी क्योंकि निखिल किसी भी हद तक जा सकता था और हुआ भी वही। उसी रात से आंचल के साथ अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। फार्म हाउस का केयरटेकर बिना कुछ बताए गायब हो गया। आधी रात में जब आंचल सना के कमरे के सामने आई तो अंदर से उसने सना के हंसने की आवाज सुनी। मुझे छोड़ो, अरे बाबा किसी को नहीं बताऊंगी, छोड़ो ना। आंचल ने खिड़की से अंदर देखा तो उसका दिल दहल गया। अंदर सना एक ऐसी लड़की के साथ खेल रही थी जो बिल्कुल सना के जैसी दिखती थी। तुम तो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती हो। क्योंकि मैं भी सना हूँ। ऐसा कहकर उस लड़की ने भयानक रूप ले लिया और वो सना का गला घोटने लगी। मम्मी, मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ। आंचल डर गई और दरवाजा तोड़कर अंदर कमरे में गई, लेकिन अंदर उसे एक और झटका लगा। अंदर कोई लड़की नहीं थी और सना अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी। कौन थी वो लड़की? फार्म हाउस बहुत सालों से बंद पड़ा है, कहीं कहीं भूत फूत का तो कोई चक्कर नहीं। केयरटेकर बता सकता था, लेकिन वो भी गायब है। कहीं निखिल सना के साथ कुछ जादू टोना तो नहीं कर रहा, या फिर ये मेरा भ्रम है। आंचल सना को उठाकर अपने कमरे में ले आई और रात भर उसी लड़की के बारे में सोचती रही। दूसरे दिन आधी रात में आंचल की अचानक आंख खुली। सना के कमरे से रोने की आवाज आ रही थी, लेकिन सना तो उसके साथ उसके बेड पर सोई हुई थी। सना, सना यहाँ है तो वहाँ कौन है? आंचल भागती हुई इस कमरे में पहुंची तो वहां भी एक सना बिस्तर पर रो रही थी। मम्मी,
पापा की याद आ रही है। मुझे पापा के पास जाना है। आंचल भागती हुई अपने कमरे में आई तो सना चुपचाप सो रही थी। आंचल फिर से उस कमरे में भागी तो वहां वो दूसरी सना थी। पापा, पापा को कौन हो तुम? कौन हो? मेरी बेटी जैसी कैसे दिखती हो? आंचल का ये सवाल सुनकर उस लड़की ने भयानक रूप ले लिया। आंचल डर गई। मम्मी, मैं सना हूँ। तभी आंचल को उसके कमरे से सना के रोने की आवाज आई। मम्मी, मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ। जाओ, बचाओ मुझे कोई उठाकर ले जा रहा है। आंचल कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो भागती हुई अपने कमरे में गई, लेकिन बिस्तर पर सना नहीं थी। आंचल खड़ी खड़ी देख रही थी कि तभी पीछे से झट से किसी ने उसे पकड़ लिया। आंचल जोर से चीख पड़ी। ये मम्मी डर गई, मम्मी डर गई, मम्मी डर गई। आंचल ने सना को उठा लिया और वो फिर से उस दूसरे कमरे में गई, लेकिन वहां कोई लड़की नहीं थी। ये लड़की कहाँ गई? मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तो आपके पास हूँ। उस रात मेरे साथ 2 सना खेल रही थी और अचानक एक सना गायब हो गई। वो कहाँ गई मुझे पता नहीं चला। जो सना मुझे मिली उस सना को लेकर मैं उसी रात शहर वापस लौट आई और तब से सना की पागलों जैसी हरकतें शुरू हुई। हॉरिबल। तभी सना वहां आई। आंटी, मम्मा कहती है मैं बड़ी हो गई हूँ, लेकिन मैं तो अभी भी बच्ची हूँ ना। सना, अंदर जाओ बेटा, मुझे आंटी से बात करनी है। सना अंदर चली गई। हॉरिबल वो नहीं है जो तुमने अब तक सुना। हॉरिबल वो है जो अब मैं तुम्हें सुनाने जा रही हूँ। मतलब उस रात फार्म हाउस में 2 सना थी। एक मेरे कमरे में सो रही थी और एक उस कमरे से मुझे डरा रही थी। और अचानक मेरे कमरे में सो रही सना गायब हो गई। पता है उसे किसने गायब किया था? किसने? केयर टेकर की मदद से निखिल ने उसे गायब किया था और आज वो सना निखिल के साथ लंदन में है। वही मेरी असली सना है। ये देख उसकी फोटो। आंचल ने इशिका को एक फोटो दिखाई जिसमें 25 साल की सना निखिल के साथ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने खड़ी थी। फिर ये सना कौन है जिसे तू उठा कर लाई और जिसके साथ तू 20 सालों से रह रही है? मुझे भी नहीं पता ये सना कौन है जिसे मैं 20 सालों से संभाल रही हूँ। ये सुनकर इशिका वहीं बेहोश होकर गिर गई। रूम नंबर 13। सुनो, मेरे कमरे का हीटर काम नहीं कर रहा है, अंदर आकर ठीक करो। ड्यूटी पर नए ज्वाइन हुए होटल कर्मचारी को लगा कि उसे कस्टमर को खुश करने का मौका मिल रहा है। वो झट से उस मैडम के पीछे रूम में चला गया और मैडम ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन वो था उस होटल का सबसे मनहूस कमरा, रूम नंबर 13। ये खौफनाक कहानी है लोनावला की। लोनावला की खूबसूरत वादियों में होटल अतिथि कुछ सालों पहले ही नया शुरू हुआ था। होटल में टोटल 20 रूम्स थे और सभी रूम्स हर सीजन में हमेशा एंगेज रहते थे। लेकिन होटल अतिथि में एक कमरा ऐसा भी था जिसमें बस एक बार एक ही कस्टमर गया और उसके बाद वो कमरा हमेशा के लिए आउट ऑफ सर्विस हो गया। वो था रूम नंबर 13। दुनिया की किसी भी होटल में रूम नंबर 13 नहीं देखा मैंने, क्योंकि 13 नंबर रूम अशुभ माना जाता है। मैंने सोचा मैं अलग करूंगा। मैंने अपने होटल में रूम नंबर 13 को जगह दे दी और वही मेरी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। कितना गलत था मैं। देखो, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब रूम नंबर 13 की वजह से होटल अतिथि का नाम खराब नहीं होना चाहिए मैनेजर। डोंट वरी सर, हमने वो कमरा सर्विस में लाना कब का छोड़ दिया है
और तो और गेस्ट भी 13 नंबर रूम तो कभी मांगते ही नहीं। चिंता की कोई बात नहीं है, हम भी भूल गए हैं, आप भी भूल जाइए सर उस रूम नंबर 13 को। दरअसल होटल अतिथि का मालिक शुभ अशुभ जैसी बातें नहीं मानता था, इसीलिए होटल बनाते समय उसने होटल की बिल्डिंग में जानबूझकर रूम नंबर 13 रखा। लेकिन होटल शुरू होने के बाद होटल में आए किसी भी नेशनल इंटरनेशनल गेस्ट ने रूम नंबर 13 को कभी पसंद नहीं किया, क्योंकि 13 नंबर का आंकड़ा पूरी दुनिया में अशुभ माना जाता है और इसी कारण रूम नंबर 13 भी हमेशा खाली ही पड़ा रहता था। लेकिन 1 साल पहले मेघा नाम की एक औरत अपने पति से झगड़ा करके लोनावला भाग आई और रहने के लिए उसने होटल अतिथि चुना। मैडम सारे कमरे फुल है, बस रूम नंबर 13 छोड़कर, वो चलेगा आपको? हाँ, दे दो मुझे, चलेगा। ओके मैम, लोग 13 नंबर का कमरा शुभ नहीं मानते, इसलिए मैंने आपसे कंफर्म कर लिया। प्लीज वेट, हम अभी वो कमरा आपके लिए रेडी कर देते हैं। और उस दिन से मेघा रूम नंबर 13 में रहने लगी। सुबह से लेकर शाम तक वो लोनावला घूमती और रात में होटल आकर रूम नंबर 13 में ठहरती। वो अपने पति से झगड़कर भाग आई थी। एक दिन उसका पति आया और मेघा को मना कर ले गया, लेकिन फिर दोनों के बीच पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मेघा उसी रात फिर से होटल लौट आई और दूसरे दिन सुबह होटल स्टाफ ने रूम नंबर 13 में पंखे से लटकी हुई उसकी लाश देखी। मेघा ने रूम नंबर 13 में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। इस घटना के बाद होटल मालिक को अपनी गलती का एहसास हुआ और रूम नंबर 13 हमेशा के लिए बंद करा दिया गया। उस घटना के बाद होटल के सभी कर्मचारी उस कमरे के सामने जाने से भी डरते थे। नाइट शिफ्ट वालों ने तो कमरे से आती हुई मेघा की रोने की आवाज भी सुनी थी। विशाल, तुमने ठीक नहीं किया। तुमने ठीक नहीं किया विशाल। मार दूंगी, सबको मार दूंगी। 1 हफ्ते पहले एक रूम सर्विस वाला रूम नंबर 14 को सर्विस देकर आ रहा था। तब उसने रूम नंबर 13 के सामने बैठा रोता हुआ मेघा का भयानक भूत देख लिया। उसी दिन वो रूम सर्विस वाला भाग गया था और आज उसकी जगह पर एक नया रूम सर्वेंट आया, मुरारी नाम का। मुरारी, रूम नंबर 14 से बटर चिकन का ऑर्डर आया है, जा देकर आ। जी दीजिए, अभी गया और अभी आया। अबे आराम से जा। और सुन, तू नया है, रूम नंबर 13 के बारे में पता है ना तुझे? पता है, सब पता है मुझे। आप बस मुझे इतना बता दो, यहाँ टिप तो मिलती होगी ना? मैं पहले उस मन्नत में काम करता था, सब साले कंजूस लोग ही आते थे वहाँ। जा भाई, मेरा दिमाग मत खा। मुरारी बटर चिकन का ऑर्डर लेकर रूम नंबर 14 में पहुंचा। कमरे में एक शादीशुदा कपल था। मुरारी को उन्होंने 500 रुपए टिप दी। मोटी टिप मिलने पर खुश हुआ मुरारी उछलता हुआ किचन की तरफ भाग ही रहा था कि तभी, सुनो, मेरे कमरे का हीटर काम नहीं कर रहा है, अंदर आकर ठीक करो। जी मैडम, अभी करता हूँ। मुरारी अंदर गया और रूम का दरवाजा बंद हो गया। वही था रूम नंबर 13। मैडम कहाँ हो आप? कमाल है, अभी तो यही थी। विशाल, तुमने ठीक नहीं किया। मार दूंगी, सबको मार दूंगी, सबको मार दूंगी मैं। नजारा देखकर मुरारी की हालत बिगड़ गई। मेघा का भयानक भूत उसके सामने बेड पर बैठा था। वो धीरे धीरे मुरारी की तरफ बढ़ने लगा तो मुरारी के पसीने छूटने लगे। उस झगड़े की इतनी बड़ी सजा दे रहे थे विशाल तुम मुझको। मुझे पहाड़ से गिराकर धक्का देने वाले थे तुम। मैडम, मैं मुरारी। मैडम, मुझे डर लग रहा है। मैडम, तुम मुझे मारना चाहते थे ना? देखो विशाल, अब मैं मर गई हूँ, फांसी लगा ली है मैंने, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी विशाल।
मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी विशाल, मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। ऐसा कहकर चीखती हुई मेघा मुरारी पर झपट पड़ी और मुरारी जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ मुझे। लेकिन मेघा ने मुरारी को नहीं छोड़ा। उसने अपने लंबे लंबे नुकीले नाखूनों से मुरारी का सीना पकड़ा और देखते ही देखते उसका सीना चीर दिया। इस प्रकार रूम नंबर 13 ने मेघा के हाथों से मुरारी को मारकर 1 साल बाद अपना दूसरा शिकार भी पा लिया था। जानी दुश्मन। कहते हैं मरने के बाद दुश्मनी खत्म हो जाती है, लेकिन दुश्मन के मरने के बाद भी उसे सताने की साजिश की जाए तो फिर वो दुश्मनी नहीं, हैवानियत कहलाती है। चाचा, रघु हार्ट अटैक से मर गया, लोग शमशान जा रहे हैं, आप नहीं आओगे? मैं जाऊंगा तो नहीं, लेकिन बद्दुआ जरूर दूंगा कि उसकी चिता आग ही ना पकड़े, उसकी लाश शमशान में पड़ी पड़ी सड़ जाए और गीदड़ उसे नोच नोच कर खाए। रघु की चिता को उसके बड़े बेटे ने शमशान में आग लगाई और चिता भड़क उठी। उसके बाद सारे लोग शमशान से वापस आ गए। लोगों के लौटने के बाद रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भानु चुपचाप शमशान पहुंचा। वहां रघु की चिता जल रही थी। मर गया, लेकिन मैं तुम्हें चैन से मरने भी नहीं दूंगा। मैं तुम्हें इतनी आसानी से मिट्टी में मिलने नहीं दूंगा। भानु ने जलती चिता पर काफी सारा पानी छोड़ा और रघु की चिता बुझा दी। रघु की बुझी हुई चिता के सामने खड़ा होकर भानु जोर जोर से हंसने लगा। ये कहानी है हसनपुर गांव की। हसनपुर गांव में रघु और भानु नाम के 2 पड़ोसी किसान रहते थे। दोनों का घर और खेत बिल्कुल अगल बगल में था। भानु की बीवी काफी साल पहले ही गुजर गई थी और उसकी कोई संतान भी नहीं थी। वो बिल्कुल अकेला था। लेकिन उसके पड़ोसी रघु का बीवी बच्चों से भरा हुआ एक खुशहाल परिवार था। रघु अपनी गृहस्थी में काफी खुश था। बस इसी बात से भानु को जलन होने लगी थी। वो रघु का परिवार उजाड़ने के सपने देखने लगा था। आधी रात में उठकर रघु के घर की तरफ मुंह करके बद्दुआएं देने लगा और छिप छिप कर रघु के घर की तरफ नींबू मिर्ची फेंकने लगा था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और रघु का घर हमेशा खुशियों से ही भरा रहा। एक दिन भानु अपने घर में आराम कर रहा था। तभी भानु के बड़े भाई का लड़का बिरजू भागते हुए आया। चाचा, उस रघु ने आपकी फसल में जानवर छोड़ दिए। ये सुनकर तो भानु के सिर पर खून सवार हो गया और वो भागते हुए अपने खेत पहुंचा। उसके खेत में रघु सामने जानवर चरा रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खेत में जानवर चराने की? जैसे आधी रात में तुम्हारी हिम्मत हुई मेरे घर की तरफ नींबू मिर्ची फेंकने की। मैं अंधा नहीं हूँ। ये सुनकर भानु गुस्सा हो गया और रघु पर टूट पड़ा। लेकिन रघु भानु से भी ज्यादा ताकतवर था। उसने उल्टा रघु को काफी बुरी तरह पीटना शुरू किया। रघु के जानवरों ने भी भानु को काफी मारा और भानु काफी घायल हो गया। इस घटना के बाद से भानु रघु का जानी दुश्मन बन गया और हमेशा रघु का घर परिवार बर्बाद करने की नई तरकीबें सोचने लगा। नींबू मिर्ची से कुछ नहीं होगा, अब कुछ बड़ा करना होगा। भानु ने अमावस की रात एक तांत्रिक बुलाया और रघु के खेत में जाकर काला जादू करने लगा। ओम ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। भानु ने रघु के घर के पीछे भी पूरी रात होम हवन करवाया। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी वो रघु और उसके घर का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। रघु के घर की दिन प्रतिदिन तरक्की होती गई और भानु अंदर ही अंदर जलता चला गया। ऐसे ही कुछ साल बीत गए।
भानु अब थक चुका था कि तभी एक सुबह अचानक खबर आई कि हार्ट अटैक से रघु मर गया। उस दिन रघु के घर में मातम छाया हुआ था और भानु अपने घर में बैठकर उत्सव मना रहा था। उस दिन रघु की जलती चिता देखकर भी उसका मन नहीं भरा और वो शमशान जाकर जलती चिता बुझाकर चला आया। चिता बुझने की वजह से आधी रात में काफी सारे जंगली जानवर सूंघते हुए आए और रघु की आधी जली हुई लाश नोच नोच कर खा गए। आधी रात बीत चुकी थी। दारू पीकर भानु अपने घर में सोया हुआ था कि तभी उसका दरवाजा किसी ने खटखटाया। भानु ने दरवाजा खोला तो सामने रघु का आधा जला हुआ भूत खड़ा था। भूत को देखकर भानु हंसने लगा। मुझे पता था तू जरूर आएगा। अब पता चला मुझसे दुश्मनी मोल लेने का अंजाम। तुझे ढंग से मरने भी नहीं दिया मैंने। भूत बनकर भटकता रहेगा। अब तुम्हें मुक्ति नहीं मिलने वाली। दुश्मनी मैंने नहीं, तूने शुरू की थी, लेकिन अब तू भी मेरा जानी दुश्मन बन गया है। मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं रहने दूंगा। मुझे पता था तू मुझे मारने के लिए जरूर आएगा, लेकिन मैं तेरे हाथों से नहीं मरूंगा। मैंने अपनी मौत का इंतजाम खुद किया है। ऐसा कहकर भानु ने जहर पी लिया और वो रघु के भूत के सामने ही तड़प तड़प कर मर गया। पागल था पूरा। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। रघु का भूत वहां से जाने लगा कि तभी पीछे से उसे एक आवाज आई। कहाँ जा रहा है? खेल खत्म नहीं हुआ, अभी तो खेल शुरू हुआ है। रघु के भूत ने पीछे देखा तो पीछे भानु का काफी भयानक भूत खड़ा था। भानु के भूत ने रघु के भूत पर जोरदार हमला किया। रघु का भूत भी अब पीछे नहीं हटने वाला था। उसने भी भानु के भूत को दीवार पर फेंक दिया। भानु गुस्सा हो गया और दुगनी ताकत से फिर से उसने रघु पर हमला किया। इस बार रघु की ताकत काफी कम थी। भानु का भूत रघु के भूत पर हावी हो गया और रघु को पीटने लगा। दोनों की जोरदार लड़ाई चल रही थी कि तभी तांत्रिक के साथ बिरजू वहां आया। कैद कर लो इन दोनों को। तांत्रिक ने झट से दोनों पर मंत्र मारा और दोनों भूत एक साथ बोतल में कैद हो गए। बिरजू, ये क्या किया तुमने? ये सुनकर बिरजू हंसते हुए बोला, चाचा, आप रघु को मारना चाहते थे और मैं आपको मारकर आपकी जमीन हथियाना चाहता था। रघु के पीछे पीछे आप भी मर गए और मेरा काम और आसान हो गया। अब आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए बोतल में कैद रहोगे। ये सुनकर बोतल में कैद रघु का भूत हंसने लगा। देखा भानु, तुम सारी जिंदगी मुझे अपना जानी दुश्मन समझकर दुश्मनी निभाते रहे, लेकिन तुम्हारा अपना ही तुम्हारा जानी दुश्मन निकला। अब उसे कैसे मिटाओगे भानु? ये सुनकर भानु का भूत दर्द से तड़प उठा। नहीं बिरजू, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तांत्रिक ने झट से वो बोतल एक काली पोटली में डाल दी और बिरजू से मोटी रकम लेकर तांत्रिक जंगल की तरफ निकल गया।